हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एसओएल के, एनसी वेब के और रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमें बार बार कमेंट्स करके कह रहे हैं कि सर कल हमारे हिस्ट्री का एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम आप लोगों के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अगर आप ये क्वेश्चन ही सिर्फ कर लेते हैं तो आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा। आप चुटकियों में अपना एग्जाम पूरा कर लेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार की नई इंटरेस्टिंग और आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसी वेब के हो, रेगुलर के हो या फिर आप इग्नू के स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो चले गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्टडी मटेरियल को, अब आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आप अपने सबसे पहले अनुक्रम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में, 4 इकाइयों में बांटा गया है, 1 2 3 4, और आप लोगों के एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे। ये ओपन बुक एग्जाम्स के लिए है जिसमें से 4 करने होंगे। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो इन फ्यूचर में वीडियोस हमारी ये देखेंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ओपन बुक के अलावा, तो उनके भाई आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कोई आपको 5 करने होते हैं। 2 यूनिट में आपका पेपर डिवाइड होकर आएगा, उसमें से हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपके नोट करने कंपलसरी होंगे, यानी अटेंड करना कंपलसरी होगा, और एक अगला 5वां क्वेश्चन आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। ये नॉर्मल पेपर वालों बच्चों के लिए। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट को ही देखेंगे, यानी फर्स्ट लेसन को ही हम देखेंगे। फर्स्ट लेसन आपका किस चीज़ का है? इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इसके बाद में आप देखेंगे आपके एग्जाम में आपको हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के बाद में अगर आप देखोगे, देखो फर्स्ट यूनिट बताई मैंने, सेकंड यूनिट भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नीचे आप आओगे वैदिक संस्कृति के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपसे एग्जाम में वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था या फिर आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था में भी पॉसिबल पूछी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल, जिसे वैदिक को उत्तर बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसके बाद में नीचे आपका मौर्य से एक क्वेश्चन आपका 110% आपको देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन में से। और इसके बाद में लास्ट में मौर्योत्तर काल, जिसके अंदर हम गुप्त वंश, हर्षवर्धन के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों का आएगा। और इसके अलावा शॉर्ट नोट आपको संगम युग से आपको जरूर शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। और इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या है कि इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां और स्रोतों का जो सर्वेक्षण है, ये ही चैप्टर आपका एग्जाम में सबसे पहला देखने को मिलेगा। इसमें आपके 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो आपसे पूछा जाएगा इतिहास लेखन की आपके पुरातात्विक स्रोत बताइए या फिर आपके साहित्यिक स्रोत बताइए। साहित्यिक स्रोत के अंदर भी आप लोग अगर देखेंगे, इसके अंदर पुरातात्विक स्रोत आपसे पूछे जाएंगे या फिर आप लोगों से साहित्यिक स्रोत पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, ये साहित्यिक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत से पहले आपके पुरातात्विक स्रोत आपके आते हैं। इस साहित्यिक स्रोत के अंदर ही देखो, ये पुरातात्विक है और साहित्यिक स्रोत है, 2 स्रोत है। इसके अंदर ही, साहित्यिक स्रोत के अंदर ही यात्रियों के नजरिए भी आ जाएंगे। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट देखना है। वैसे हमने इस चैप्टर की आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट हमने नीचे डाल दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप नीचे देखोगे तो आपको वहां पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी फर्स्ट ईयर की, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे।
ओके, तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर आ जाइए। अगर आपके एग्जाम में आ जाए इतिहास लेखन की क्या प्रवृत्तियां हैं, तो दो प्रवृत्तियां, एक तो भारत की और दूसरा प्राच्यवादी। प्राच्यवादी का मतलब है पश्चिम यानी यूरोप के जो देश वो लोग लिखते थे, और भारत के बारे में एक ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये शॉर्ट नोट के लिए वैसे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन एक ही बनेगा, या तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि भाई स्रोतों का सर्वेक्षण करते हुए पुरातात्विक स्रोत बताइए या फिर आपके साहित्यिक स्रोत बताइए। जब आप पुरातात्विक स्रोत करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी आएगी, जैसे आपके सिक्के, इसके बाद में सिक्कों के बाद में अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप लोगों का अभिलेख के थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ते हो तो अभिलेखों के बाद में आप लोगों के कार्बन 14, ये भी आपका बनेगा जो पुरातात्विक स्रोत के अंदर है आपके। इसके अलावा पुरातात्विक में जो आवास है, जो जहाँ पर जो बेसिकली पुराने ज़माने के यानी पुराने टाइम के एंशिएंट टाइम के जो पीपल्स लोग रहते थे उनके द्वारा जो चीज़ें उनकी यूज़ की जाती थी, या फिर ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। ठीक है, वो पुरातात्विक में। ये साहित्यिक स्रोत के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, उसमें ग्रंथ के बारे में आपसे होगा, या तो हमारे देश के देशिज ग्रंथ आ जाएंगे। देशिज ग्रंथ का अंदर क्या अंतर्गत क्या है, जो ऐसे देशिज ग्रंथ जो हमारे देश के द्वारा लिखे गए, देश के अंदर ही लिखे गए। अगर हम देखेंगे तो रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, तो ये सारे हमारे साहित्यिक स्रोत में आएंगे। और हम विदेशी स्रोत के बारे में बात करेंगे तो फाहियान की बुक है, या फिर अगर हम बात करेंगे तो मेगास्थनीज का इंडिका है। इसके बारे में आपको विस्तृत वर्णन करना है कि ये कैसे अपने समय का इतिहास बताती है, कैसे बताती नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ जैसे वेदों के बारे में ही है तो इसके बारे में बुक में डिटेल वाइज दिया गया है। आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो आप इसमें से देख के इंपॉर्टेंट लाइंस अलग करके अपने नोट्स जब तक बुक में अंडरलाइन कर सकते हो आज ही आज में, ताकि कल आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन मिलेगा आप लोग इसको जरूर कर लेना। और इंट्रो तो मैं तो कहूँगा भाई आप पहले से ही करके लिख लो, तो आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो साहित्य है वो भी हमें इतिहास बताते हैं। बौद्ध धर्म के ऐसे सुत्त पिटक, त्रिपिटक, और जैन धर्म की बात करते हैं तो त्रिरत्न वगैरह हैं, या इसके अलावा वर्तमान महावीर द्वारा कई सारे उपदेश उनके दिए गए हैं, तो उसको भी हम इसके अंदर रेखांकित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम छोड़ दें इसके अलावा तो बहुत सारे ऐसे हमें ग्रंथ हैं जो हमारे देशज राइटरों ने लिखा है, जैसे बाण भट्ट थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। इसके अलावा अगर आप देखोगे और भी राइटर थे, और भी राइटर के अंदर अगर आप देखोगे तो बाण भट्ट ने जैसे किसका अश्वमेध यज्ञ जो है इसके बारे में बताया है, या फिर कैसे हर्ष चरित्र के अंदर इन्होंने अपनी बहुत अच्छी रचना करी है राजा के बारे में, ये भी इतिहास बताता है। तो आपको दो क्वेश्चन मैंने बता दिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस यूनिट से। इसके अलावा अलग से क्वेश्चन विदेशी साहित्य भी आ सकते हैं, विदेशी साहित्य, विदेशी यात्री किस प्रकार इतिहास लेखन में सहायक होते हैं। तो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग यात्री आए हैं 10 ओवर में, और इन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी है। जैसे चीन के यात्री कई आए हैं, अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ, तारानाथ है, फाहियान है, या हवेनसांग है। ये सारे के सारे कहाँ से आए थे, चाइना से आए थे। चाइना के अलावा बात करते तो मेगास्थनीज था जो कि सिकंदर का राजदूत था, वो आया था, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा अलग अलग आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है। अपने 12th क्लास में क्या क्या पढ़ा है आपने, जैसे अल-ब्रूनी के बारे में पढ़ा है, आपने फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ा है। तो वो भी हमारे इतिहास लेखन में सहायक होते हैं। जब वो आए उन्होंने हमारे देश में जो कुछ भी देखा एज इट इज़ अपनी पुस्तक में उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो चीनी यात्री, कुछ इनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया, तो आप इसको कर लेना, आपका ये क्वेश्चन है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों की क्या सीमा है, तो साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं अगर आपसे पूछ ले तो इसमें भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है मे बी ये उस समय के ट्रेडिशन पे, कल्चर पे आधारित था, तो वो इतिहास बताता है नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल के इतिहास की, तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों ने ही उसमें अपनी बातें करी है। ब्राह्मणों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो ब्राह्मणों ने अपनी बढ़ाइयाँ कर दी है। एक तबके को, हमारे समाज को, बड़े तबके को, जो निचला दबला कुचला वर्ग था, उसको इन्होंने इग्नोर किया है। पुरातात्विक स्रोत की क्या सीमा है भाई, बहुत पुराने हो जाते हैं, अभिलेख वगैरह में इतिहास नहीं बता पाते, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इनकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ बताया गया है, आप इसको भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपनी अगली यूनिट पे आते हैं, सेकंड चैप्टर के ऊपर, जो आपके एग्जाम में उसमें से भी क्वेश्चन बनेगा, महापाषाण काल। पाषाण काल बेसिकली क्या होता है, पाषाण काल सिंपली होता है जिसे पत्थरों का युग। तो ये 3 युग में इसको डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है।
ठीक है, आपको मध्य पाषाण काल देखना है और एक नव पाषाण काल, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आता है। देखो 3 काल में इसको डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो आगे अभी चैप्टर के अंदर बताया गया है, यहाँ पर इंट्रो में चैप्टर के नहीं दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन इसके ऊपर तैयार करने, मध्य पाषाण काल की क्या विशेषताएं रही, इसके बारे में आपके एग्जाम में आ जाता है। तो क्या विशेषता रही, उसमें बहुत सारी विशेषता रही, जैसे उन्होंने मिट्टी के, लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था उसी काल में। देखो इस समय पुरुष जो था, वो जो पुरुष का मतलब मेरा आदि मानव से, मनुष्य आदि मानव था, पत्थरों का उसने चाक बनाकर यूज करना शुरू कर दिया था, पहिए का आविष्कार हुआ था। इसी टाइम पे घर बना के रहना शुरू कर दिया था। कब्र वगैरह जो स्मारक मिले हैं इसी टाइम पे, उन स्मारक से भी हमें इतिहास को लेखन में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती है। तो ये भी आप इसके अंदर देख लेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको सिर्फ यही करना है। इसके बाद में देखो आगे आपको मैं बता देता हूँ और क्या करना है आपको। थर्ड आपका हड़प्पा है, तो हड़प्पा के अंत के कारण आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे, हड़प्पा के अंत के कारण। देखो नवपाषाण काल आ गए, यहाँ पर नवपाषाण काल के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बताना पेपर में आए कि नहीं आए कमेंट्स करके। वीडियो एक बारी आप जब बाद में भी फिर से प्ले कर लेना, और आपको वैल्यू मिलेगा इस वीडियो से, तो अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना है, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाए, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा, ठीक है, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, और इसे हम देखते हैं कि भाई अपने समकालीन में ये पूरे विश्व में सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है जी, तो अब इसके या तो अंत के कारण आपसे पूछता है, या फिर पूछता है हड़प्पा सभ्यता में संभावित शासक थे, तो इसके शासकों के बारे में लिखना है। अब गाइस, आप 12th क्लास में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पर 12th क्लास का लेवल एक अलग है। और आप देखोगे एसओएल के स्टूडेंट्स तो भाई 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है। वैसे पेपर में 75 लिखा हुआ आता है, लेकिन आप 75 में से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 100 में से ही मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना, जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो उसको 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखिए, क्योंकि वो 100 मार्क्स में ही काउंट होगा, आपका रिजल्ट आएगा। लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था, बच्चों के असाइनमेंट्स जो दिए गए थे उसके अंदर उनको 75 मार्क्स लिखे थे, बच्चों ने थोड़ा कम लिखा, जिसकी वजह से कई बार उनको कई नंबर भी मिले। लेकिन कई बच्चों को हमने वीडियोज़ में बताया था, जैसा कि अभी आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हर साल एनरोल होते हैं, एसओएल में भी, इग्नू में भी। तो हमारा काम तो दोनों जगह अपडेट देना है। अगर आपके मित्र इग्नू में भी पढ़ते हैं तो उन्हें भी आप हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ है वो उनको भी वहाँ पर हेल्प देने वाली है, क्योंकि टॉपिक्स आपके कॉमन होते हैं, आपके एग्जाम में वो भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, हड़प्पा की नगरी योजना आ जाए तो आप ये भी कर लोगे, तो हड़प्पा तो आपका क्लियर है 12th क्लास से, तो आप हड़प्पा कर लेंगे कंप्लीट। हड़प्पा करने के बाद में आप लोग अपनी अगली यूनिट पे आ जाएंगे। अगली यूनिट जो है आप लोगों की, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सेकेंड, बस हम आ गए अपनी अगली यूनिट पे। अब गैर हड़प्पाई और ताम्र युग के बारे में अगर आपसे पूछता है, या ताम्र पाषाण काल। ताम्र युग क्या है, देखो हड़प्पा जैसे खत्म होने के कगार पे आती है, तो उसी समय एक नई धातु, एक नई मेटल ह्यूमन डेवलप करता है, खोज लेता है, जिसे तांबा बोलते हैं। और तांबे को वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, लेकिन तांबा क्या है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था, स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं था, जिसके कारण उसको कुल्हाड़ी या फिर और तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन सबसे पहले ताम्र युग की जो विशेषता अगर आपसे पूछ ले, तो आप लोग इसका वर्णन ज़रूर कर देंगे। ठीक है, आप ये भी कर लेंगे। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अगली यूनिट पे आएंगे आप। ओके, तो यहाँ पर आपसे वैदिक काल से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनाएगा। वैदिक काल में या तो की शासन व्यवस्था समाज पूछता है, वैसे वैदिक काल में कैसी सामाजिक स्थिति थी या कैसी सामाजिक व्यवस्था थी। तो वैदिक काल ही टाइम पीरियड था जहाँ पर से वर्ण व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई थी। यानी जो वर्ण व्यवस्था अगर कहीं से शुरुआत हुई थी, तो वैदिक काल में आर्यों ने ही अपने वेद लिखे थे, जिसमें से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के अंदर ही जो आर्यों ने अपने पूरे के पूरे समय को बांटा था, जैसे आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन किस हिसाब से काम करेगा, ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य, क्षत्रियों के क्या कर्तव्य हैं। तो इसके समाज के बारे में आपसे बहुत बारी पूछा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद की राजनीतिक व्यवस्था भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका क्या क्वेश्चन होगा।
ऋग्वेद के अंदर। तो अच्छा, ऋग्वेद किस प्रकार से, ऋग्वेद में और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वैदिक काल था उसका जो वर्ण व्यवस्था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो वर्ण व्यवस्था था उसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो वैदिक काल में जो अगर आप देखोगे वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधार पे थी, वो आप लोगों के कर्म के आधार पे थी। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, अपना कार्य चेंज कर दिया, अपना काम बदल दिया, तो अपने काम बदलने के साथ साथ उनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के दौरान में उनका वर्ण भी बदल जाता था। जैसे मैं हूँ पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्ण जो है क्या बन जाता, ब्राह्मण हो जाता। और मैं कोई छोटा मोटा काम करता तो मैं शूद्र भी बन सकता था। ठीक है, तो काम पे, कार्यों पे आधारित था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये थोड़ा सा प्रक्रिया जो वर्ण व्यवस्था है वो जटिल हो गई और वो क्या हो गई कि वो कर्म के आधार पर ना रहकर जन्म के आधार पर हो गई। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के यहाँ से पूछा जा सकता है। अब आप ये काम नहीं करेंगे कि सारे के सारे पूरा बुक से ही टेप दिए, क्योंकि टीचर जब चेक करेगा इस चीज़ को तो वो समझेगा और आप लोगों के मार्क्स भी हो सकते हैं, इसका इम्पैक्ट आपको मार्क्स पे भी देखने को मिले। तो आप लोग आज ही ये काम करिए। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ भाई मैं ये लाइन लिखूंगा। ये नहीं कि अगर मैंने देख लिया कि भैया महापाषाण काल के बारे में आ गया तो महापाषाण काल अच्छा यहाँ पर है तो इसके बारे में पूरा लिखना शुरू कर दें। हम लिखते जाएँ और लिखते जाएँ। बुक नहीं छापनी हम लोगों को, ठीक है भाई। अच्छा, तो इसके बाद में हम नीचे और आते हैं तो यहाँ पर इसकी राज्य व्यवस्था वगैरह आएगी। इसके बाद में मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है आपसे। आपसे मैं डायरेक्टली यहीं पर ही बता देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि स्कूल करने में आपको भी परेशानी हो रही होगी। यहाँ पर मौर्य से एक क्वेश्चन बनेगा, मौर्य से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर उसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट। धार्मिक नहीं पूछता, संगम युग का धर्म और सामाजिक स्थिति ज़रूर पूछता है। तो संगम युग का जो धर्म है और समाज है वो कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बुक से पढ़ोगे आप खूब हंसोगे। संगम आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, जिसका मतलब होता है सुमिलन या मिलना, इसके बारे में। और इसके अलावा मौर्योत्तर काल है जिसमें हर्षवर्धन वगैरह के बारे में आपको करना है। ये कई बार मौर्योत्तर काल की जो विशेषता है ये आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। अगर आप लोगों को गाइस इस वीडियो से वैल्यू मिली तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो भी बताना, क्योंकि आप लोगों के पास कल का टाइम है, उससे पहले हम आप लोगों के लिए कुछ और वीडियोज़ भी अपडेट कर देंगे, कुछ और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।